ऑडियो 6। सृष्टा की एक अद्भुत संरचना पृथ्वी। जीवन का और छोर कहाँ है? यूं मोटे तौर पर यह उत्तर दिया जा सकता है कि जन्मदिन उसका आरंभ होता है और मरण दिन पर इतिश्री हो जाती है। पर यह स्थूल उत्तर है। सूक्ष्म उत्तर के रूप में यह कहा जाना चाहिए कि जिस दिन ईश्वरीय महातेज में जीव रूप स्फुलिंग प्रकट हुआ, वह उसका जन्मदिन है। योनियों के चक्र में भ्रमण करते हुए उसका यात्राक्रम चल रहा है। वर्तमान मनुष्य जीवन उस जन्मांतरण के महाग्रंथ का एक पृष्ठ मात्र है। उसका अंत तब होगा जब महाप्रलय में ब्रह्म अपने सारे प्रस्तार को अपने आप में समेटकर केंद्रीभूत कर लेगा। जो बात जीवन पर लागू होती है, वही सौरमंडल रूपी महापिंड के एक घटक इस पृथ्वी पर भी लागू होती है, जिस पर करोड़ों वर्षों से जीवधारियों का अस्तित्व रहता आया है। अपनी पृथ्वी की आयु कितनी है और कितनी व्यतीत हो चुकी, कितनी शेष है, इस पर विशेष अटकलें लगाई जाती रही हैं। हर धर्म संप्रदाय में इस विषय पर चर्चा होती रही है एवं इनका उल्लेख भी मिलता है। ईसाइयों की मान्यता है कि बाइबल के जेनेसिस में वर्णित गणना के अनुसार आर्क बिशप जेम्स अशर ने दावा किया था कि पृथ्वी का जन्म 4004 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारतीय मनुस्मृति, श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण तथा सिद्धांत शिरोमणि आदि ग्रंथों में भारतीय ज्योतिर्विदों और मनीषियों के हिसाब से पृथ्वी की आयु का अनुमान 4 अरब 32 करोड़ वर्ष लगाया गया है। सतयुग 7,28,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। इस प्रकार कुल 33,20,000 वर्ष आयु बैठती है। ज्वार और भाटा की रगड़ से जो आयु की गणना की गई है, उसके अनुसार भी 4 अरब से ऊपर ही आयु निकलती है। चट्टानों के रसायन व वायुमंडलीय गैसों के परिणाम से भी 4.5 अरब वर्ष की पृथ्वी की आयु का संकेत मिलता है। होम्स ने रेडियोधर्मिता और शीशे की सहायता से पृथ्वी की आयु का आकलन 4.5 अरब वर्ष किया है। एक अन्य सिद्धांत वैज्ञानिक श्री सीफान वी सेकर का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले कोई अति दैत्य सूर्य अपने सूर्य के पास से गुजरा। अपने सूर्य के शरीर का जो टुकड़ा टूटा, वह कालांतर में पृथ्वी बनी। सर जेम्स जीन्स का भी यही मत है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व कोई विशाल तारा सूर्य के समीप होकर गुजरा। उसके और सूर्य के गुरुत्वाकर्षणों में रस्साकशी हुई। इस संघर्ष में सूर्य का एक बड़ा भाग महाभयंकर विस्फोट के साथ टूट गया। उस टूटे भाग से सौरमंडल के अन्य ग्रह बने और उसी मलबे में से चंद्रमा बन गया। चंद्रमा पृथ्वी के समीप होने के कारण धरती के गुरुत्वाकर्षण में जकड़ गया और उसी की परिक्रमा करने लगा। संभव है इनमें से कोई एक कल्पना सत्य हो अथवा एक भी सत्य नहीं हो, फिर भी एक मोटा अनुमान इसमें उस ग्रहपिंड की आयु का लगता है जिस पर हम रहते हैं। अब तक जो स्थिति रही है, सो फॉसिल्स व प्राप्त अन्य अवशेषों से ज्ञात होती रहती है। भविष्य के बारे में खगोलवेत्ताओं की गणना है कि कोई 5 अरब वर्ष बाद अपनी पृथ्वी की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। एक दिन 720 घंटे का, अर्थात आज के दिन की तुलना में 30 गुना बड़ा होने लगेगा। रात्रि अब के 15 दिनों के बराबर होगी और दिन भी इतना ही बड़ा होगा। इससे निश्चित ही हमारे अंदर की जैविक घड़ी पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक और खगोल वैज्ञानिक के अनुसार यह समय कुछ भिन्न रूप में और भी जल्दी आ सकता है। कम से कम मौसम परिवर्तन, ठंडी रातों के घंटों में वृद्धि एवं वातावरण में अन्य परोक्ष परिवर्तनों से इसका एक पूर्वानुमान तो लगता है। पृथ्वी का आदि अंत कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर साधारणतया उसका व्यास 8,000 मील बताकर अध्यापक लोग दे देते हैं, पर यह तो केवल धरती की ठोस सीमा हुई। धरती का जीवन उसका वायुमंडल है। वायु ना हो तो जीवन संचार ही संभव ना हो। शब्द का बोलना सुनना ही शक्य ना रहे। बादल, वर्षा आदि की कोई व्यवस्था न बने। यह वायु भी धरती का वैसा ही अंग है
जैसा कि ठोस पदार्थ। यह वायु का घेरा उसका अपना है। हम सभी मनुष्य वातावरण के अदृश्य सागर के तले निवास करते हैं। प्रायः 99% वातावरण का भार 5 अरब टन है और वह सिर्फ ऊपर के 30 मील के क्षेत्र में सिमटा है। इस सघनता का लाभ यह है कि वह अंतरिक्षीय किरणों, उल्कापातों आदि घातक प्रभावों से पृथ्वी के जीवन की रक्षा करता है। साथ ही प्राणवायु, जल, रसायन आदि देता है, तापमान को नियंत्रित रखता है। इस तरह यह घनीभूत वातावरण अपनी पृथ्वी के लिए, हम सभी के लिए एक रक्षा कवच का काम करता है। खोजी उपग्रहों ने वैज्ञानिकों को यह जानकारी दी है कि धरती के 700-800 किलोमीटर ऊपर एक विकिरण मंडल है। उस पर होने वाली अंतरिक्षीय प्रतिक्रिया के आधार पर यह जाना जाता है कि अंतरिक्ष के किस छोर पर क्या घटित हो रहा है, वह पृथ्वी पर क्या कुछ प्रभाव संभावित है। पृथ्वी के वायुमंडल संबंधी जानकारी का विकास भी क्रमशः ही हुआ है। अब से 70 वर्ष पूर्व धरती का वायुमंडल 7-8 मील की ऊंचाई तक माना जाता था। पीछे कहा जाने लगा कि वह 100-150 मील है। वैज्ञानिक अनुसंधान आगे बढ़े और यह परिधि 250 से 300 मील बताई जाने लगी। इसे आयनोस्फीयर कहते हैं। इससे भी ऊंची लहराती, झूमती, घूमती रंगीन ज्योतियां देखी गईं, जिन्हें वैज्ञानिकों की भाषा में आरोकल लाइट्स, मेरु ज्योतियां कहा जाता है। इनका अस्तित्व वायुमंडल के बिना संभव नहीं। अस्तु वायुमंडल की सीमा 700 मील ऊंचाई तक मानी गई। इस प्रकार पृथ्वी की परिधि पहले की अपेक्षा अब और आगे खिसक गई। रूस का प्रथम उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काटने के लिए जब भेजा गया था तो अनुमान था कि 500-600 मील ऊंचाई पर हवा नाममात्र को होगी। उपग्रह को उससे कोई बाधा न पड़ेगी और वह 6 महीने अपना काम जारी रख सकेगा, पर वह अनुमान गलत निकला। इतनी ऊंचाई पर भी हवा का काफी दबाव था। उसकी रगड़ से यान की गति धीमी होती गई और उसे 2 महीने में ही वापस लौटना पड़ा। लेकिन बाद में वैज्ञानिक प्रगति के विकास के साथ साथ यान गुरुत्वाकर्षण की परिधि लांघकर अन्य ग्रहों तक पहुंचने लगे। अब वैज्ञानिक यहीं से कंप्यूटर द्वारा संचालित उपकरणों की मदद से उनकी दिशा धारा भी निर्धारित करते हैं। वह उनके माध्यम से अपने सौर मंडल के सुदूर कोनों की जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। अब तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार अपनी पृथ्वी के धरातल से लगभग 1000 मील ऊंचाई तक भारी हल्की हवा का अस्तित्व है। इस ऊंचाई को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, यह समुद्र सतह से 35,000 फुट तक है। समस्त वायु का लगभग 3/4 वजन इसी क्षेत्र में है। हमारे जीवनोपयोगी तत्व का अधिकांश भाग इस क्षेत्र में भरा पड़ा है। आसानी से सांस ले सकना 20,000 फुट तक ही संभव है। 2. स्ट्रेटोस्फियर का क्षेत्र क्षोभ मंडल की 35,000 फुट ऊंचाई पार करने के उपरांत आरंभ होता है, जो धरती से 65 मील की ऊंचाई तक चला जाता है। 45,000 फुट से ऊपर खुला शरीर नहीं जा सकता। इसके लिए एयर कंडीशन जेट या B-36 किस्म का वायुयान चाहिए। यदि वहां कोई प्राणी खुला घूमे तो हवा का दबाव कम होने से उसकी नसें फट जाएंगी। 3. ओजोनोस्फीयर, ओजोन मंडल, यह पृथ्वी से 20-25 मील ऊंचाई पर है। यह विचित्र है। नीचे वाले आकाश की 0 से 67 डिग्री नीचे की ठंड अचानक 170 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ गाढ़ी ऑक्सीजन है जो सूर्य द्वारा फेंकी गई ब्रह्मांड किरणों और अल्ट्रावायलेट किरणों को रोककर अपने में आत्मसात कर लेती हैं। इस किरणें सोखने की क्रिया के कारण ऑक्सीजन इतनी गर्म हो जाती है कि 40 मील ऊपर जाने पर कभी रात नहीं होती। 4. एक्सोस्फीयर, यह अंतिम आकाश अत्यंत भयावह है। यहाँ घोर अंधकार छाया रहता है। रंग बिरंगी रोशनियों के तूफान उठते रहते हैं। कुछ दूरी तो 0 से 28 डिग्री नीचे तक की ठंड रहती है। पीछे अकल्पनीय गर्मी बढ़ जाती है। पानी खौलने की गर्मी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, पर यहाँ तो वह अंक 4000 डिग्री पर जा पहुँचता है। यह गर्मी कल्पना शक्ति से बाहर की है। पृथ्वी के अयन मंडल की ऊपरी परत से सूर्य की ब्रह्मांड किरणों और अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ घोर संघर्ष होता है। उपग्रहों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वी की भूमध्य रेखा के चारों ओर
दो मोटे मोटे कवच हैं, मानो धरती ने अपनी कमर में दो मेखलाएं पहन रखी हों। यह मेखला अथवा कवच वैज्ञानिकों की भाषा में प्लाज्मा द्वारा विनिर्मित हैं, जो पदार्थ की गैसीय स्थिति से भी विरल स्थिति मानी जाती है। अब तक यही पढ़ा सुना जाता रहा है कि पदार्थ तीन रूप में पाया जाता है, एक ठोस, दो तरल, तीन वायव्य। पर अब यह चौथी वस्तु और सामने आई, प्लाज्मा। यह वायु से भी विरल एक ऐसी गैसीय स्थिति है जिसमें परमाणुओं का भी विघटन हो जाता है। पुराना अनुमान यह था कि आकाश सर्वथा शून्य एवं रिक्त है, पर अब यह स्पष्ट हो गया है कि वह क्षेत्र निस्तब्ध नहीं है। उसमें विद्युन्मय और चैतन्य तत्व भरे पड़े हैं। उसमें भी अपनी दुनिया की तरह ही हलचलों की भरमार है। समझना चाहिए कि इस शून्य आकाश सागर में ही लहरें, ध्वनियां, उथल पुथल, जीव जंतु जैसे अपने ढंग के अतिरिक्त पदार्थों की भरमार है। न वहां निस्पंदन है और न निश्चल स्थिति। पृथ्वी में एक दूसरे किस्म का वायुमंडल भी है, जिसे आकर्षण, चुंबकत्व अथवा ग्रेविटी के नाम से पुकारते हैं। यह चुंबकत्व प्लाज्मा को प्रभावित करता है और उसकी प्रतिक्रिया लौटकर फिर पृथ्वी पर आती है। इस प्रकार का आदान प्रदान और भी विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार जमाता है। इस चुंबकीय प्रत्यावर्तन को संपन्न करने वाला वायुमंडल की तरह का ही एक चुंबक मंडल भी है। यह भी पृथ्वी का ही विस्तृत अधिकार क्षेत्र है। इन मेखला कवचों की प्रधान भूमिका यह है कि ये गामा एवं कॉस्मिक किरणों के प्रभावों से पृथ्वी को बचाती है। सूर्य केंद्र के निकट जहां तापमान 2,70,00,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा घनत्व 150 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, अनवरत तेज बना रहता है। प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन से नग्नीकृत होकर 250 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से गतिशील होते हैं तथा हीलियम के निर्माण हेतु संलग्न हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को 4 सोकाफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिससे प्रति सेकंड 56 करोड़ 45 लाख टन हाइड्रोजन प्रोटॉन 56 करोड़ टन हीलियम में फ्यूज हो जाती है। अतः 45 लाख टन मात्रा की क्षति सूर्य द्वारा निस्तृत होती है, जिसका रूपांतरण अत्यंत विनाशकारी ऊर्जा युक्त गामा किरणों के रूप में होता है। सौभाग्यवश ये गामा किरणें हम तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि हमारी पृथ्वी के कवच इन्हें रोक लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर 30 मील तक फैला हुआ सघन वायुमंडल सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों का विकिरण, विवाणुओं से संबद्ध गैस क्षेत्र, दृश्यमान प्रकाश, अदृश्य ब्रह्मांड किरणें, रेडियो तरंगे, चुंबकीय परतें, लोकांतरों से आने वाला प्रभाव आदि अनेक तथ्य ऐसे हैं जो खुली आंखों से दिख नहीं पड़ते, फिर भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनका अपनी धरती के साथ अविच्छिन्न संबंध है। मोटे तौर से ऋतु प्रभाव के साथ धरती के साथ जुड़े हुए अंतरिक्ष संबंध से ही हम परिचित हैं, पर जो इससे आगे की अनदेखी बातें हैं वे और भी अधिक प्रभावशाली हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहना चाहिए कि भूगर्भ में जो कुछ है उससे असंख्य गुना पदार्थ और प्रभाव अंतरिक्ष में भरा पड़ा है। उससे अपरिचित रहे तो हमें अज्ञानियों की संज्ञा में ही गिना जाएगा। अंतरिक्ष जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे है में कॉस्मिक किरणों का बाहुल्य है। इस विशाल महासागर से समस्त दिशाओं से आने वाली कॉस्मिक किरणें प्रकाश किरणों की गति से निरंतर पृथ्वी पर बरसती रहती हैं। मनुष्य द्वारा विनिर्मित सर्वोच्च ऊर्जा कणों की तुलना में प्रकृति द्वारा बौछार किए जाने वाली कॉस्मिक किरणें अरबों गुना शक्तिशाली एवं वेधक होती हैं। कॉस्मिक किरणों का जीव जगत पर बहुत ही व्यापक एवं घातक प्रभाव पड़ता है। ये किरणें जीवित प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके काय कोशिकाओं को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती हैं। उच्च ऊर्जा कॉस्मिक किरणें तथा कुछ सेकेंडरी शोवर्स मनुष्य शरीर में प्रवेश कर प्रतिदिन सैकड़ों कोशिकाओं को मृतक बना देती है। ऊतक कोशिकाएं कॉस्मिक किरणों की बौछार से मरने के बाद नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं, किंतु ब्रेन सेल्स मस्तिष्क कोशिकाएं कभी भी द्विगुणीकृत नहीं होती। कॉस्मिक किरणों के प्रभाव से प्रतिदिन लगभग 100 की संख्या में ब्रेन सेल्स मरती नष्ट होती हैं और मृतक दशा में ही मस्तिष्क में बनी रहती हैं। इनका बदलाव कभी भी नहीं होता। जब तक पाठकगण
इस पृष्ठ को पढ़ रहे होंगे तब तक उच्च भेदक कॉस्मिक किरणों के प्रभाव से उनके मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं मर चुकी होंगी। इस पर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मानव मस्तिष्क में 12 अरब ब्रेन सेल्स विद्यमान हैं जो सतत बनते रहते हैं।